प्यारे बच्चों, आज की वीडियो स्पेशली 10th क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर 2022 को जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का, उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम कुल 40 अंकों का था, जिसकी समय सीमा 90 मिनट थी और प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 23 प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य था। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक ऐसे प्रश्नों की थी जो कि एक एक अंक वाले थे, जबकि प्रश्न संख्या 16, 17 और 18 2 अंकों वाले प्रश्नों की थी। प्रश्न संख्या 19, 20 और 21 प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों की थी जो कि 3-3 अंकों वाले थे। प्रश्न संख्या 22 व 23 2 ही ऐसे प्रश्न थे जो कि प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 अंक वाले थे। तो चलिए प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पिक प्रश्नों की थी, जिसके अंतर्गत हमें 4 विकल्प दिए गए थे और हमें उचित विकल्प को चुनना था। सबसे पहला प्रश्न है अभवत इति पदे कह लकारा। प्रस्तुत प्रश्न में हमें लकार बताना है, तो इस पद में लकार है लंग लकार। प्रश्न संख्या 2 पठितुम अस्मिन् पदे कह प्रत्यय। पठितुम पद में हमें प्रत्यय बताना है और इसका सही उत्तर होगा तुमुन प्रत्यय। प्रश्न संख्या 3 नदी प्लस ईशः अत्र संधि युक्तम पदम किम। प्रस्तुत प्रश्न में हमें संधि युक्त पद बताना है और इसका सही उत्तर होगा नदीशः। क भाग इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 राम शब्दस्य तृतीया एकवचने किम रूपम भवति। राम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा, और इसका सही उत्तर है रामेण। प्रश्न संख्या 5 अस्सी अस्य संख्यावाची पदम किम। हमें 80 को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या संख्यावाची पद होगा वो हमें बताना है, तो इसका उत्तर होगा अशीतिः। ख भाग 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 गगनम इति पदस्य विलोम पदम किम। गगनम इस पद का विलोम पद क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वीम। ग भाग सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 भवतु इति पदे का धातु। भवतु पद में कौन सी धातु है, इस प्रश्न का सही उत्तर है भू धातु। ख भाग सही उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 अस्मद शब्दस्य सप्तमे एक वचने शब्द रूपम किम। अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या शब्द रूप बनेगा, ये हमें बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है मई। ग भाग इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 करोति इति पदे का धातु। करोति इस पद में कौन सी धातु है, इस प्रश्न का सही उत्तर है क्री। ख भाग 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 प्रत्यय अहम पदे कह समास है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है अव्ययी भाव। ख भाग 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 से 15 की ओर, जिसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और हमें कोष्टक में उसके लिए 2 पद दिए गए हैं और हमें उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहला प्रश्न है डैश परितः वृक्षाः सन्ति, और हमें कोष्टक में पद दिए गए हैं विद्यालयम और दूसरा पद दिया गया है विद्यालयस्य। तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए रिक्त स्थान की पूर्ति में हम क्या लिखेंगे विद्यालयम। प्रश्न संख्या 12 मोहनः डैश सह क्रीडति, और कोष्टक में पद दिए गए हैं मित्रस्य और दूसरा पद दिया गया है मित्रेण। सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए रिक्त स्थान की पूर्ति में हम क्या लिखेंगे मित्रेण। प्रश्न संख्या 13 अति दीर्घः परवासः अत्र विशेषण पदम डैश अस्ति, और हमें कोष्टक में पद दिए गए हैं अति दीर्घः और दूसरा पद दिया गया है प्रवासः। हमें विशेषण पद छांटना है, तो सही उत्तर होगा अति दीर्घः। प्रश्न संख्या 14 व्याघ्रः पदस्य प्राय पदम डैश अस्ति, और कोष्टक में पद दिए गए हैं जम्बूकः शृगालः।
प्यारे बच्चों, ये दोनों ही विकल्प आपको गलत दिए गए हैं प्रश्न पत्र के अंतर्गत। इसका सही उत्तर होगा सिंह, क्योंकि जम्बूका और शृगाल है दोनों ही ऐसे पद हैं जो कि व्याघ्र शब्द के पर्यायवाची नहीं हैं। प्रश्न संख्या 15, द्रुतम अस्य विलोम पदम डैश अस्ति। और हमें कोष्टक में पद दिए गए हैं शीघ्रम विलंबेन। हमें द्रुतम पद का विलोम पद बताना है। द्रुतम का अर्थ होता है जल्दी और इसका विलोम पद क्या होगा? विलंबेन। तो बेटा 1 से 15 तक ये ऐसे प्रश्न थे जो कि 1-1 अंक वाले थे। चलिए बढ़ते हैं 2 अंकों वाले प्रश्नों की ओर, जो कि प्रश्न संख्या 16, 17 व 18 है। प्रश्न संख्या 16, विसर्ग संधेय अथवा दीर्घ संधेय परिभाषां सौ उदाहरणम हिंदी भाषाया लिखत। विसर्ग संधि अथवा दीर्घ संधि की परिभाषा हिंदी भाषा में उदाहरण सहित लिखें। तो सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं क्या है। विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन होने पर जो विसर्गों में परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए मनः प्लस ताप, मनस्ताप। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री से परे समान वर्ण होने पर पूर्व पद के अंतिम स्वर को तथा उत्तर पद के प्रथम स्वर को दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए भोजन प्लस आल्य, भोजनाल्य। प्रश्न संख्या 17, अव्ययीभाव समासस्य अथवा तत्पुरुष समासस्य परिभाषां सौ उदाहरणम हिंदी भाषायां लिखत। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित हिंदी भाषा में लिखनी है। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति। तत्पुरुष समास ऐसे 2 पदों में होता है जिसमें पहला पद बाद वाले पद का निर्धारण करे। अर्थ की दृष्टि से इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक किसी एक विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ग्रामम गतः, ग्राम गतः। प्रश्न संख्या 18, करण कारकस्य अथवा अपादान कारकस्य परिभाषां सौ उदाहरणम हिंदी भाषायां लिखत। करण कारक अथवा अपादान कारक की परिभाषा उदाहरण सहित हिंदी भाषा में लिखें। हमें करण कारक या अपादान कारक में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले करण कारक की परिभाषा देखते हैं। करण कारक जिसकी सहायता से कार्य निष्पन्न होता है अथवा जो कार्य की निष्पत्ति में सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रामः हस्तेन लिखति। अपादान कारक, जब किसी एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से अलग होना पाया जाए तो जिस वस्तु या स्थान से वियोग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19, 20 और 21 की ओर। ये तीनों ही प्रश्न इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऐसे हैं जो कि 3-3 अंकों वाले हैं। प्रश्न संख्या 19, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सबसे पहला वाक्य दिया गया है सरसः शोभा राजहंसेन भवति और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है राजहंसेन। तो हम क्या प्रश्न बनाएंगे? सरसः शोभा केन भवति। दूसरा वाक्य दिया गया है चातकः जलम याचते और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है चातकः। तो चातकः के स्थान पर क्या आएगा? कह। कह जलम याचते, कौन है जो जल मांगता है। तीसरा वाक्य सरोवरः न संकोचयति। प्रश्न संख्या 19 के अंतर्गत जो ये तीसरा वाक्य दिया गया है ये त्रुटिपूर्ण है।
इसीलिए इसे मैंने शुद्ध कर लिया है। सबसे पहले सरोवरः न संकोचयति, और हमें प्रश्न निर्माण करना है सरोवरः पद से। तो हम क्या प्रश्न बनाएंगे? कः न संकोचयति। प्रश्न संख्या 20, हस धातो अथवा गम धातो लट लकारस्य रूपम लिखत। हस धातु अथवा गम धातु का लट लकार में रूप लिखें। हमें दोनों में से किसी एक धातु का लट लकार में रूप लिखना है। तो सबसे पहले हस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? हसति। द्विवचन में हसतः और बहुवचन में हसन्ति। मध्यम पुरुष हससि, हसथ, हसत। उत्तम पुरुष हसामि, हसावः, हसामः। इसी प्रकार से गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। प्रश्न संख्या 21, नदी अथवा मातृ शब्द रूपस्य तृतीया विभक्ति लिखत। नदी अथवा मातृ शब्द रूप की तृतीया विभक्ति लिखें। तो नदी शब्द की तृतीया विभक्ति होगी नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। और मातृ शब्द की तृतीया विभक्ति होगी मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 व 23 की ओर, जो कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5-5 अंकों वाले प्रश्नों की है। प्रश्न संख्या 22, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा एतद् आधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दें। अनुच्छेद आधारित सबसे पहला प्रश्न है, चंपकवती नामारण्यानि कुत्र अस्ति। चंपकवती नाम का अरण्य कहाँ है? प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर होगा चंपकवती नामारण्यानि मगध देशे अस्ति। अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया दूसरा प्रश्न है, भ्राम्यन् मृगम केन अवलोक्यतः। घूमते हुए हिरण को किसने देखा? तो इस प्रश्न का उत्तर है भ्राम्यन् मृगम शिग्गालेन अवलोकितः। अनुच्छेद का तीसरा प्रश्न है, शिग्गालः किम भक्षितुम इच्छति। इस प्रश्न का उत्तर होगा शिग्गालः मृगम भक्षितुम इच्छति। शिग्गालः मृगेण किम उक्तम। शिग्गाल ने मृगेण यानी कि हिरण से क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर होगा शिग्गालः मृगेण उक्तम मित्र कुशलम ते। शिग्गाल ने हिरण से कहा कि मित्र तुम ठीक हो। अनुच्छेद का अंतिम प्रश्न है, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखें। तो इसका समुचित शीर्षक क्या होगा? कुटिलः शिग्गालः, या फिर इसका समुचित शीर्षक मित्रता भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 23, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, निज अध्ययनस्य प्रगति विषये अग्रजं प्रति लिखितं निम्नलिखित पत्र मंजूषायां प्रदत्तै पदै सह पूर्यत। अपने अध्ययन की प्रगति के विषय में अपने बड़े भाई को पत्र लिखें और नीचे मंजूषा में दिए गए पदों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले परीक्षा भवनम दिनांक पूज्य, पूज्य के बाद क्या आएगा? अग्रजः, पूज्य अग्रजः यानी कि बड़े भाई। सादर नमस्कार। नर्म निवेदनम अस्ति यत् संप्रति मम अध्ययनम नियमितम अस्ति। तो अपने भाई से कह रहा है कि विनम्र निवेदन यह है कि मेरा अध्ययन जो है अब तक नियमित रूप से चल रहा है। अहम प्रातः पंचवादने, दूसरे रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? पंचवादने, पंचवादने उत्थाय सप्तवादनम यावत अध्ययनम करोमि। मैं सुबह 5 बजे से उठकर 7 बजे तक अध्ययन करता हूँ। गत मासिक परीक्षायां गणित विषये 100% अंकान् गृहीत्वा अहम निज कक्षायां
प्रथम स्थानम प्राप्तवान। तो तीसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? प्रथम स्थानम। वो कह रहा है अपने बड़े भाई से कि मैंने पिछले महीने की परीक्षा में गणित विषय में 100% अंकों को प्राप्त करके अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संस्कृते मया 98 अंकाः प्राप्ताः। तो चौथे रिक्त स्थान में क्या आएगा? अंकाः। वार्षिक परीक्षायां भवत्कृपया अहमपि अधिकां सफलतां प्राप्स्यामि। और पांचवें फिलप में क्या आएगा? अधिकां। तो वो कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में आपकी कृपा से मैं और भी अधिक सफलता को प्राप्त करूंगा। पितृभ्यां मम प्रणामः। माता पिता को मेरा प्रणाम। भवदीयः अनुजः। आपका छोटा भाई। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास के संस्कृत के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को हल किया। आशा करती हूँ कि अब आपको यह अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।